हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खूनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। पिशाच और आत्माओं पर शोध करने वाला नाम का एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। इसका कारण था गांव के छोर पर खड़ी नीलकांत हवेली। कहने को तो वह एक खंडहर थी लेकिन गांव वालों के लिए वह एक जागता हुआ नरक था। अर्जुन, जो शहर में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पिशाच और आत्माओं पर शोध करने वाला था, अपने दो दोस्तों रोहन और सान्या के साथ इस हवेली का सच जानने के लिए वहां पहुंचा। अर्जुन को इन सब बातों पर कम ही विश्वास था। उसका मानना था कि डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। गांव पहुंचते ही एक बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली की ईंटें खून मांगती हैं। वहां जो एक बार गया उसकी रूह आज भी उन्हीं दीवारों में कैद है। वापस चले जाओ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बाबा, हम बस ये देखना चाहते हैं कि वहां वाकई कुछ है या सिर्फ कहानियां। रात के करीब 10 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा भारी और लोहे का बना था जो छूते ही चरमरा कर खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा, जैसे कोई उन्हें अंदर आने का न्योता दे रहा हो। हवेली के अंदर का नजारा भयानक था। चारों तरफ मखमली के जाले, धूल से सनी पुरानी तस्वीरें और टूटे हुए झूमर थे। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई जिसकी रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। कौन है वहां? सान्या की आवाज कांप रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन ताला पहले से ही टूटा हुआ था। जैसे ही वे अंदर घुसे उन्हें एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई सेडेटिव हुई चीज कमरे में हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल थी और उस पर एक आईना लगा था। आईना धुंधला था लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ था, तुम आ तो गए पर जा नहीं पाओगे। तभी रोहन चिल्लाया, मेरी पीठ पर कुछ ठंडा महसूस हो रहा है। जब अर्जुन ने रोहन की पीठ पर टॉर्च मारी तो सबके होश उड़ गए। रोहन की जैकेट पर 5 उंगलियों के खूनी निशान बने हुए थे, जैसे किसी जलते हुए हाथ ने उसे छुआ हो। रोहन दर्द से ने लगा लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 12 बजते ही हवेली का माहौल पूरी तरह बदल गया। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। अर्जुन ने अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू किया। जब उसने रिकॉर्डिंग वापस सुनी तो उसमें किसी की आवाज नहीं बल्कि सिर्फ चीखें थीं। सैकड़ों लोगों के एक साथ चिल्लाने की आवाज। अचानक सान्या गायब हो गई। अर्जुन और रोहन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे। सान्या, तुम कहाँ हो? उन्हें सान्या की आवाज एक तहखाने से आती सुनाई दी। वे भागकर नीचे गए। तहखाना अंधेरा और सीलन भरा था। वहां सान्या एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। सान्या, चलो यहां से। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़े था। जैसे ही सान्या मुद्दी, अर्जुन और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सान्या नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें गायब थीं और मुंह से काला खून बह रहा था। उसने एक डरावनी हंसी हंसी और गायब हो गई। तभी अर्जुन की नज़र ज़मीन पर पड़े दी एक पुरानी डायरी पर पड़े दी। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। वह हवेली के मालिक की डायरी थी। उसमें लिखा था, मैंने अपनी अमृता के लिए इस हवेली की दीवारों में 21 मासूमों को जिंदा चुनवा दिया है।
उनकी आत्माएं अब मेरी गुलाम हैं और जो भी इस हवेली की चौखट लांघेगा वह 22वां शिकार बनेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, आज की रात 3 नए शिकार आए हैं। हवेली थरथराने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा और आत्माएं धुएं की शक्ल में बाहर निकलने लगी। अर्जुन और रोहन अपनी जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। तभी उन्हें पीछे से सान्या की असली आवाज़ सुनाई दी। वह एक संदूक के पीछे बंधी हुई थी और उसका मुंह कपड़े से ढका था। उन्होंने उसे आज़ाद किया, लेकिन तभी एक विशाल काला साया उनके सामने आकर खदहा हो गया। उसकी लाल आंखें धधक रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि ऐसी बुरी ताकतों को रोकने के लिए पवित्र अग्नि या रोशनी की ज़रूरत होती है। उसने अपने बैग से कैंपिंग फ्यूल निकाला और फर्श पर छिदक कर आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही वह साया चीखने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हवेली की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। उस साये के जलते ही एक पल के लिए पूरा रास्ता साफ हो गया। वे तीनों बदहवास होकर हवेली से बाहर भागे और तब तक नहीं रुके जब तक गांव की रोशनी नहीं दिखने लगी। सुबह होते ही वे शहर लौट आए। सबको लगा कि खतरा टल गया है। अर्जुन अपने घर पहुंचा और आईने के सामने खदहा हुआ। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा धोने के लिए पानी लिया, आईने में उसे अपना नहीं बल्कि उसी काले साये का चेहरा दिखाई दिया। उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, मैंने कहा था ना, तुम जा नहीं पाओगे। अर्जुन की आंखों का रंग अचानक लाल होने लगा और उसके चेहरे पर वही डरावनी हंसी छा गई। हवेली से तो वे बाहर आ गए थे, लेकिन हवेली का वह काला साया अब अर्जुन के अंदर बस चुका था। शहर की चकाचौंध के बीच अर्जुन का घर अब किसी अंधेरी गुफा जैसा लगने लगा था। हवेली से लौटे हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अर्जुन पूरी तरह बदल गया था। वह घंटों तक अंधेरे कमरे में बैठा रहता और खुद से ही फुसफुसाता रहता। रोहन और सान्या को लगा कि यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा भयावह थी। एक रात सान्या और रोहन अर्जुन का हालचाल पूछने उसके घर पहुंचे। घर का तापमान बाहर की तुलना में बहुत कम था, जैसे कोई फ्रीजर में आ गया हो। अर्जुन, तुम कहाँ हो? रोहन ने आवाज दी। किचन से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कच्चा मांस चबा रहा हो। जब वे किचन में पहुंचे तो देखा कि अर्जुन फर्श पर बैठा था। उसके हाथ खून से सने थे और वह फ्रिज में रखा कच्चा मीट खा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ी चुकी थीं। रोहन ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, लेकिन अर्जुन ने एक झटके में रोहन को उठाकर दीवार पर दे मारा। उसकी ताकत अब किसी इंसान जैसी नहीं रही थी। सान्या समझ गई कि अर्जुन के शरीर में वह साया समा चुका है। वह भागकर उसी गांव के उस पुराने तांत्रिक बाबा के पास पहुंची जिसे उन्होंने हवेली के बाहर देखा था। बाबा ने सान्या की बात सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और कांपने लगे। मैंने कहा था, वह हवेली किसी को नहीं छोड़ देती। अर्जुन का शरीर यहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी हवेली के उस धुंधले आईने में कैद है। जब तक वह आईना नहीं टूटेगा, अर्जुन वापस नहीं आएगा और वह साया अर्जुन के शरीर का इस्तेमाल कर शहर में तबाही मचाएगा। अब सान्या और रोहन के पास केवल एक ही रास्ता था, उसी काल कोठरी में वापस जाना जहां से वे जाने के चांद बचाकर भागे थे। लेकिन इस बार उनके साथ वह चीज भी थी जो अर्जुन के शरीर में थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अर्जुन साया उनके पीछे पीछे आ गया। उसकी चाल अब इंसानी नहीं थी। वह किसी जानवर की तरह 4 पैरों पर दौड़ रहा था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे वह अपने पुराने शिकार का स्वागत कर रहे हों। वे भागते हुए उसी ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। वह पुराना ड्रेसिंग
ड्रेसिंग टेबल और आईना था। अर्जुन का शरीर उनके सामने खदहा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। तुम मुझे मार नहीं सकते। अर्जुन के मुंह से निकली आवाज किसी गहरी खाई से आ रही गूंज जैसी थी। इस शरीर को मारोगे तो तुम्हारा दोस्त मरेगा, और अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। रोहन ने सान्या को इशारा किया। रोहन ने अर्जुन को उलझाए रखा और सान्या ने उस आईने की तरफ छलांग लगाई। आईने के अंदर उसे धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी। वह असली अर्जुन था जो अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी। साये ने सान्या को रोकने के लिए हवा में हाथ लहराया, जिससे सान्या हवा में उछलकर दूर जा गिरी। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन को पकड़िद्दा। सान्या, आईना तोड़ दो अभी। साये ने रोहन का गला दबाना शुरू कर दिया। रोहन का चेहरा नीला पड़ा रहा था। सान्या ने पास पड़िंदा एक भारी पीतल का दिया उठाया और पूरी ताकत से उस आईने पर दे मारा। कड़क धाड़, कांच के हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। जैसे ही आईना टूटा, पूरी हवेली में एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर पहद भी कांप जाए। अर्जुन के शरीर से एक काला धुआं निकला और उस टूटते हुए आईने के अंदर खिंचता चला गया। हवेली की दीवारें गिरने लगी। रोहन और सान्या ने बेहोश अर्जुन को उठाया और किसी तरह गिरते हुए मलबे से बाहर निकले। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली पूरी तरह जमींदोज हो चुकी थी। अर्जुन को होश आया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसे कुछ याद नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ। वे तीनों शहर वापस आ गए। जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा। लेकिन 1 महीने बाद सान्या अपने कमरे में मेकअप कर रही थी। उसने आईने की तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, उसने गौर किया कि आईने में दिख रही उसकी परछाई उसकी तरफ पीठ करके खड़ी ही थी। परछाई धीरे से मुड़ी और उसने अपने होठों पर उंगली रखकर सान्या को चुप रहने का इशारा किया। हवेली खत्म हो चुकी थी, लेकिन साया अब भी आज़ाद था और उसे एक नया घर मिल गया था। हवेली जमींदोज हो चुकी थी, लेकिन आतंक मरा नहीं था। वह केवल बदल गया था। सान्या, जो कभी हंसमुख और बेबाक हुआ करती थी, अब एक खामोश पहेली बन गई थी। वह घंटों तक अपने कमरे के आईने के सामने बैठी रहती, जैसे किसी गहरे संवाद में डूबी हो। रोहन और अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक शाम जब रोहन सान्या के लिए चाय लेकर उसके कमरे में गया, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल बैठ गया। सान्या बेड पर बैठकर किताब पियाच रही थी, लेकिन दीवार पर पैडिती दिखने वाली उसकी परछाई किताब नहीं पिलाच रही थी। वह धीरे धीरे रोहन की तरफ मुड़ रही थी और अपना हाथ रोहन के गले की तरफ बढ़ा रही थी। रोहन चीखा और चाय का कप गिर गया। सान्या ने चौंक कर देखा। क्या हुआ रोहन? रोहन ने दीवार की तरफ इशारा किया, पर अब वहां परछाई सामान्य थी। अर्जुन, जो खुद उस साये का शिकार रह चुका था, अपनी डायरी खंगाल रहा था। उसने गौर किया कि उस रात जब सान्या ने आईना तोड़ा था, तो एक छोटा सा कांच का टुकड़ा सान्या के पैर में चुभा था। उसने बाबा की पुरानी चेतावनी याद की। अगर उस रूह का एक भी अंश बाहर रह गया तो वह फिर से जीवित हो जाएगी। अर्जुन समझ गया कि वह साया मरा नहीं है, बल्कि उस छोटे से कांच के टुकड़े के जरिए सान्या के खून में घुल गया है। अब सान्या का शरीर एक पोर्टल द्वार बन चुका था, जिसके जरिए वह साया दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ रहा था। रात के 2 बज रहे थे। अचानक पूरे अपार्टमेंट की लाइटें बंद हो गईं। लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होने लगी। अर्जुन और रोहन सान्या के कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का नज़ारा किसी खौफनाक फिल्म जैसा था।
कमरे की हर दीवार पर सान्या ने अपने खून से वही शब्द लिखे थे जो हवेली के आईने पर लिखे थे, तुम आ तो गए पर जा नहीं पाओगे। सान्या हवा में तैर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों की जगह केवल गहरा अंधेरा था। उसके शरीर से काली धुआं जैसी परछाई निकलकर पूरे कमरे में फैल रही थी। अर्जुन, इसे रोकना होगा, रोहन चिल्लाया। तभी बाबा की आवाज़ अर्जुन के दिमाग में गूंजी। साये को मारने के लिए उसकी जद्दा को ख़त्म करना होगा। वह जद्दा उस कांच के टुकड़े में है जो उसके शरीर के अंदर है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सान्या की तरफ बढ़ा। साये ने अर्जुन पर हमला किया, उसे दीवारों से टकराया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि सान्या की हथेली के बीचों बीच वह कांच का टुकड़ा चमक रहा था। उसने अपनी पॉकेट नाइफ निकाली। रोहन, इसे पकड़ो। रोहन ने सान्या को मजबूती से थामा। अर्जुन ने सान्या की हथेली पर कट लगाया और उस काले चमकते हुए कांच के टुकड़े को बाहर खींच लिया। जैसे ही वह टुकड़ा बाहर आया, सान्या के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो पूरे मोहल्ले में सुनाई दी। अर्जुन ने उस कांच के टुकड़े को फर्श पर रखकर उसे एक भारी हथौड़े से चूरे चूरे कर दिया। जैसे ही वह टुकड़ा पिसा, कमरे में फैला सारा काला धुआं एक झटके में गायब हो गया। सान्या बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ी। सब कुछ शांत हो गया। लाइटें जल उठी। सान्या की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। अगले दिन वे तीनों शहर छोड़कर बहुत दूर जाने का फैसला करते हैं। वे अपनी कार में बैठकर हाईवे पर थे। अर्जुन गाड़ी चला रहा था, रोहन बगल में था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कार के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा में देखा। उसने देखा कि पीछे की सीट पर सान्या सो रही है, लेकिन शीशे में सान्या की जगह वह बूढ़ा तांत्रिक बाबा बैठा था। बाबा ने अर्जुन की तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, बेटा, कांच तो टूट गया, पर क्या तुम्हें लगता है कि साया सिर्फ शीशों में रहता है? वह तो अब तुम्हारी यादों में बस गया है, और जहाँ जहाँ तुम्हारी यादें जाएंगी, मैं साथ चलूँगा। अर्जुन ने घबराकर पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ सिर्फ सान्या थी, लेकिन जब उसने फिर से शीशे में देखा तो शीशा अब पूरी तरह काला हो चुका था। गाड़ी की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगी और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। हाईवे की धुंध में उनकी कार गायब हो गई और पीछे रह गई सिर्फ एक गूंजती हुई हंसी।